नमस्कार। आज से हम नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। कल हमने एक कोशिश की थी कि हम बात करें विभिन्न विषयों पे। कल पहला दिन था और क्योंकि फेसबुक लाइव से हम ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो बीच में ही कॉल आने की वजह से एक अंतराल आ गया और हम सुचारू रूप से उसको जारी नहीं रख सके। कल से लेकर आज तक सारी तकनीकी चीज़ों को समझा और उसके बाद ये निर्णय लिया कि अब प्रतिदिन राष्ट्रवादी विषयों पर, राष्ट्रवादी लेखन पर, राष्ट्रवादी रचना धर्मिता पर कुछ देर शाम 5 बजे आप लोगों से बातचीत की जाए। मैं चाहूँगा कि सभी लोग जिसके मन में जो प्रश्न हो वो प्रश्न भी लिखे। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन संतोष तिवारी जी आ गए हैं भदोही से, नमस्कार कर रहे हैं, मेरा भी उन्हें नमस्कार। शरद कुमार सक्सेना जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राजन त्रिपाठी जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। मैंने अपने मित्र अनूप जी को कहा है कि जो भी प्रश्न उनके मन में आए वो प्रश्न उठाते जाएं और हम बात शुरू करेंगे वहीं से जहां कल बातचीत हमारी भंग हुई थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राष्ट्रवाद का मतलब मुस्लिम विरोध है? नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब मुस्लिम विरोध कतई नहीं है। लेकिन हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब कुछ मुस्लिमों द्वारा आज भी 1947 बीतने के बाद भी भारतीय राष्ट्र के प्रति जो मन में कटुता रखकर आचरण किया जा रहा है उसका विरोध अवश्य है। हमें बड़ी आपत्ति है जावेद अख्तर जैसे लेखक पर कि जब पूरे देश में सरकारें धारा 144 लागू करके कहती है कि कोरोना के इस संकट के समय कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं खुलना चाहिए, तो ठीक है, सारे लोग मान रहे हैं। नवदुर्गों में जो भीड़ उमड़ती थी सड़कों पे, बिल्कुल नहीं उमड़ी। लेकिन जावेद अख्तर जैसा राइटर जो अपने को आपको प्रगतिशील कहता है, वो मस्जिदों के बंद करने के लिए फतवा की डिमांड करता है। ये संदेह उत्पन्न करता है कि जिस संविधान के पालन की आप बात करते हो, तो क्या वास्तव में उस संविधान का पालन भी करते हो? मजे की बात यह है कि ऐसे प्रगतिशील तरह तरह की घटनाओं को ढूंढ रहे हैं उदाहरण के रूप में देने के लिए। उदाहरण के लिए, कटरा में लगभग 400 श्रद्धालु जो कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, जैसा कि कहा गया, और बाद में आया कि ये राधा स्वामी सत्संग में सम्मिलित होने गए थे, वे वहाँ पे अब कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि जैसे ही मैं कहूँगा कि वहाँ पे फंस गए, तो दूसरा पक्ष बोलता है कि हमारे लोगों के लिए बोलते हैं आप छुप गए। छुपने में और फंसने में बहुत फर्क है। वहाँ जो लोग फंस गए उन्होंने बाकायदा सरकार से सहायता मांगी और सरकार से सहायता मांगने के बाद तब वहाँ जगह जगह लोग, वही नहीं, जगह जगह लोग फंसे। अभी आज कोटा से छात्रों को निकाला जा रहा है, वाराणसी में भी कुछ श्रद्धालु फंसे, उनको दक्षिण के राज्यों में भेजा जा रहा है। तो फंसने का मतलब है कि जो किसी जगह पर पहुंचकर लॉकडाउन के कारण फंस गया, होटलों में,
रिश्तेदारियों में, और उसको वापस अपने यहाँ जाना है, तो वो निश्चित रूप से सरकार से मदद मांगेगा और सरकार तुरंत तो मदद कर नहीं देगी। अब बताइए, कोटा के छात्र 20 दिन से फंसे हुए थे, आज जाके उनका घर वापसी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो तबलीगी जमात के लोगों को छुपना हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो जगह जगह लोग फंसे वो वापस अपने घर गए, उन्होंने सरकार के सारे नियमों का पालन किया, क्वारंटीन हुए, 14 दिन तक एकांतवास किया और उसके बाद अपनी दिनचर्याएं प्रारंभ की होंगी या अभी भी क्वारंटीन में होंगे। मजे की बात यह है कि इस तरीके का एक भी प्रकरण, केवल एक शुरुआती प्रकरण मुंबई का, उल्लासनगर का छोड़ दें, तो एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया है जहां पे इस तरह के फंसे हुए लोगों के में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए। फिर बात तबलीगी जमात की, जो है तबलीगी जमात के लोग हजारों की संख्या में एक ही स्थान पे, अंतर समझिए कि जो कटरा में वैष्णो देवी श्रद्धालु गए वो अलग अलग अपने अपने परिवारों के साथ होटलों में थे, तबलीगी जमात के लोग एक ही बिल्डिंग में, एक ही भवन में साथ साथ रह रहे थे। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो 400 श्रद्धालु वैष्णो देवी में कटरा में फंसे हुए थे वो अलग अलग होटलों में रह रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं था, वो वहाँ की सरकार से खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कह रहे थे, उनका धन खत्म हो गया था और उनमें से मजे की बात एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। उसका ठीक विपरीत तबलीगी जमात में हजारों की संख्या में लोग थे, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, करोड़ों रुपए का अनुदान वहाँ प्राप्त हुआ। ईडी ने जांच शुरू कर दी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन चीज़ों के अंतर को समझना होगा और बड़ा दुख होता है कि जब तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग, तथाकथित प्रगतिशील लोग इनका बचाव करते हैं कि देखिए देखिए मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। साथियों, इस देश में मुसलमानों पे या किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यकों पे कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ। मैं ऐसे प्रगतिशील लोगों से पूछना चाहता हूं कि अहिंसा में विश्वास करने वाले जैन, क्या उनके साथ कभी संघर्ष की स्थिति बनी है? हमारे सारे जैन भाई हमारे साथ सहजीवता के साथ रहते हैं। मजे की बात देखिए, मुट्ठी भर ईरान से भागकर आए, जिनकी संख्या लाख के आसपास है, ऐसे पारसियों को इस भारत देश में कोई कष्ट नहीं है। फिर लगभग 20-25 करोड़ लोग जो अपने आप को घोर अल्पसंख्यक बताते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऊपर अत्याचार हो रहा है। संघ की सरकार, आरएसएस की सरकार, मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। ऐसा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि तुर्की, मलेशिया जैसे देश, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी गाहे बजाए कहने लगते हैं कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। और इनका आका चीन, जो पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस के माध्यम से तंग किए हुए है, वो आप देख ही रहे होंगे, हर कदम पे हर आतंकवादी के पक्ष में अपने वीडियो का किस प्रकार से प्रयोग करता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय राष्ट्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। भारत के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये कि भारत के लोग बहुत सीधे साधे मन के लोग होते हैं। निश्चित रूप से भारत का जो मुसलमान है, यहीं का धर्म परिवर्तन किया हुआ व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर देखिए, सऊदी अरब का राज परिवार 150 लोग
कोरोना संदिग्ध होते हैं, स्वयं को क्वारंटीन करते हैं, सारी मस्जिदें बंद हो जाती हैं, सारे मुस्लिम देशों में मस्जिदें बंद हो जाती हैं, लेकिन भारत का वो धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी मस्जिदों को खोलने के लिए अड़ा रहता है। अगर आप देखें तो शुरुआत में टिकटॉक पर हजारों वीडियो इस तरह के प्रचारित किए गए कि एक लड़का सामने से चल के आ रहा है और वो कोरोना के चलते हुए हाथ जोड़ने की कोशिश करता है या बाय करने की कोशिश करता है, तो टोपी लगाए हुए दूसरा लड़का कहता है कि गले लग यार, हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे एक दो वीडियो नहीं, हजारों वीडियो। जब कोरोना का संक्रमण प्रारंभ हुआ था, ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर चलाए गए। ये तो जब ये अपने ही जाल में जकड़ गए तब उनको बहुत तेज़ी से डिलीट किया गया, और इसमें भी आईबी जांच कर रही है, जैसी कि मुझे जानकारी है। सच बात यह है, हम जो रचनाधर्मी हैं या हमारे जो रचनाधर्मी हैं, वो वामपंथ के प्रभाव से इतना भ्रमित हो गए हैं कि गलत को गलत कहने में भी डरने लगे हैं। इसके पीछे कारण, जैसा मैं कल कह रहा था, कि लगभग 5000 के करीब वामपंथी रचनाधर्मी एक सूत्र में गुथे हुए हैं, और एक सूत्र में गुथ के एक ही सुर में अपनी बात उठाते हैं। आप देखिए किस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, किस तरीके से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि छोटी छोटी घटना, उदाहरण के लिए एक किसी आईएफएस ऑफिसर ने मुरैना में शुरुआत में जाने अनजाने 13वीं की, विदेश से आया हुआ था, उसके पति पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। जाहिर सी बात है, माँ की 13वीं, एक भावुकता का वातावरण होता है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो वो उन दोनों पति पत्नियों के माध्यम से वो कोरोना संक्रमण और रिश्तेदारों तक भी पहुंच गया, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ में जो बात, इस बात को मैंने उठाया, जो मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने न किसी डॉक्टर पे पत्थर चलाए, न किसी पुलिस पे पत्थर चलाए, न किसी के ऊपर थूका, न किसी को गालियाँ दी, न किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि अपने इलाज की व्यवस्था की। एक और उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, जब ये संक्रमण का दौर एकदम प्रारंभ में हुआ था, याद करिए वो नाम, कनिका कपूर, दुनिया की प्रसिद्ध हिंदी गायिकाओं में से एक कनिका कपूर। कितना सोशल मीडिया पे शोर मचा, और शोर इसलिए मचा कि संयोग से उसकी पार्टी में सत्ताधारी दल के नेता सम्मिलित थे। मजे की बात देखिए कि जो नेता सम्मिलित थे, उनको जैसे ही पता चला, कोई चिंगाड़ा नहीं, किसी ने अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मुंह बंद करके स्वयं को क्वारंटीन किया। कनिका कपूर ने अपना इलाज कराया, और इसे ईश्वरीय संयोग कहिए कि न तो कनिका कपूर के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला, और ना उसकी पार्टियों में सम्मिलित होने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। तुलसीदास की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी। ये जितने भी वामपंथी हमारे भारतीय समाज में कोरोना संक्रमण के उदाहरण ले के आ रहे हैं, उन उदाहरणों के जो असली पक्ष को गायब कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि ये जो कोरोना पॉजिटिव निकले प्रारंभ में, इन लोगों ने क्या क्या किया। एक आगरा का कपूर परिवार का उदाहरण देखिए। वो इटली में एक जूतों के फेस्ट में जाते हैं और वहाँ से कोरोना पॉजिटिव होकर आ जाते हैं, और एक पार्टी में अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी कोरोना बांट देते हैं, क्योंकि कोरोना तो बट ही रहा है, जो जिसके संपर्क में आएगा उसको मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों ने तुरंत अपने आप को
क्वारंटीन किया, अपना इलाज कराया और आगरा का वह परिवार आज सुरक्षित हो चुका है। मित्रों, जो मैं बात बताने वाला था, हमको सही को सही कहने के लिए बड़ा संघर्ष करना है, क्योंकि कदम कदम पे, अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको मुंबई का। वास्तव में रेलवे 15 अप्रैल से कुछ गाड़ियों को चलाने की योजना बना रही थी। अब जाहिर सी बात है, प्रशासन है, योजनाएं तो बनाएगा, देश को भी चलाना है। रिजर्वेशन भी इंटरनेट के थ्रू ओपन कर दिए गए, रिजर्वेशन भी होने शुरू हो गए। तो उस पत्रकार ने केवल ये समाचार प्रसारित कर दिया एबीपी माझा मराठी चैनल पे कि रेलवे इस प्रकार की योजना बना रही है। तो मित्रों, वो 14 अप्रैल के बाद की योजना थी, लेकिन तुष्टीकरण के चलते 14 अप्रैल की शाम जो मुंबई में बांद्रा में जो तमाशा हुआ, उसके लिए उसी पत्रकार को दोषी मान लिया गया। यह बात अलग है कि कोर्ट ने उस पत्रकार को बाद में जमानत दी। कुछ सरकारें, कुछ राज्य सरकारें तुष्टीकरण के लिए हद से गुजर रही हैं। उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा मॉडल के लिए कालर टाइट करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत आज अपने राज्य में कोरोना के आंकड़ों से तबलीगी जमात से संबंधित कॉलम को हटवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तबलीगी जमात से संबंधित कॉलम को हटवा चुके हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो सीधे सीधे कह दिया कि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों में कितने तबलीगी जमाती हैं हम बताएंगे। यानी कुछ लोगों ने तो बता के पीछे कदम हटा लिए और कुछ लोगों ने प्रारंभ से ही नहीं बताया। लेकिन मित्रों, जो होना है वो होके रहता है। शुरुआत में जब बिहार, झारखंड और तमिलनाडु की मस्जिदों में अचानक छुपे हुए विदेशी, मैं छुपे हुए इसलिए कहूँगा कि उस समय गाइडलाइन जारी थी कि जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हैं, वो अपने आप को छुपाएंगे नहीं। यही अंतर है फंसने और छुपने का। और इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो वो छुपे हुए जो विदेशी अचानक निकलने शुरू हुए, सरकार के उसी समय कान खड़े हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कानूनी एक्शन लेने के लिए इन तीनों ही प्रदेशों में से कोई भी प्रदेश की सरकार आगे नहीं आई, केवल तुष्टीकरण के चलते। ना बिहार की सरकार, ना झारखंड की सरकार और ना तमिलनाडु की सरकार। कानूनी कार्यवाही का प्रारंभ तब होता है जब यही तबलीगी अंडमान में जाके अंडमान के लोगों को संक्रमित करते हैं, और तब वो संघीय क्षेत्र के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और मजे की बात देखिए, ऐसे वीडियो आ चुके हैं कि निजामुद्दीन के एसएचओ कह रहे हैं, सामने तबलीगी जमात के लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, मैं बार बार आपको 3-4 दिन से कह रहा हूँ, आप लोग मेरी सुन नहीं रहे हो, फिर मैं कार्रवाई शुरू कर दूंगा। तो वो सारी पिछली बातों को एक किनारे करके और सीधे 25 तारीख को जो एक पत्र बनाते हैं कि हमारी व्यवस्था की जाए, जब फंस गए, जब देखा कि चंगुल में फंसने जा रहे हैं तो हमारी व्यवस्था की जाए, उस पत्र का बार बार जिक्र करते हैं कि हमने तो सूचना दी थी, हमने तो सूचना दी थी, हमने तो सूचना दी थी। चलिए खैर मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं, आपने सूचना दी थी, व्यवस्थाएं हुई, व्यवस्था होने के बाद आपने कहा 1000 के करीब लोग हैं और निकलते हैं लोग 2500 लोगों को क्वारंटीन किया गया। आज किसी से ये बात छुपी नहीं है कि दिल्ली में 60% जो कोरोना संक्रमित का आंकड़ा है वो इन्हीं तबलीगियों में से है। 500 के करीब तबलीगी जमात वालों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं। कानपुर का तबलीगी जमात गया हुआ व्यक्ति, जब उसकी लोकेशन पता की जाती है मोबाइल नंबर ट्रेस करके, तो उसकी लोकेशन महाराष्ट्र में निकलती है।
और मज़े की बात देखिए कि देश का कोई भी हिस्सा नहीं बचा, कोई भी प्रदेश नहीं बचा जहां ये लोग न पहुंचे। तो मित्रों, जनवादी लेखक संघ इस विषय में आवाज़ नहीं उठाएगा, प्रगतिशील लेखक संघ इस विषय में आवाज़ नहीं उठाएगा। डर लगता है उन्हें तुष्टीकरण करना है, उन्हें जावेद अख्तर का तुष्टीकरण करना है, उन्हें मुनव्वर राणा का तुष्टीकरण करना है, उन्हें राहत इंदौरी का तुष्टीकरण करना है। और हमारे पक्ष में जो हमारे लोग हैं उन्हें डर लगता है कि ठप्पा लग जाएगा, हिंदुत्व का ठप्पा लग जाएगा, हमारे ऊपर मुसलमान विरोधी का ठप्पा लग जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राष्ट्रद्रोही कार्रवाई करने वाले लोगों का विरोध करना मुसलमानों का विरोध नहीं है। एपीजे कलाम के लिए जो सम्मान भारतीय युवाओं में है, इन तबलीगियों की काली करतूत के बाद भी वो निरंतर बना रहेगा, वो 1 इंच कहीं से भी कम नहीं हो सकता। मित्रों, 1947 में विभाजन के बाद मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये देश दारा शिकोहों का देश है। उन दारा शिकोहों का देश है जिनके छोटे भाइयों ने उनकी हत्या करा दी। आप लोग रामायण देख रहे होंगे। रामायण में हमारे यहाँ पे भरत और लक्ष्मण अपने भाइयों की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन एक संस्कृति विशेष में दारा शिकोह जैसे विद्वान का वध कर दिया जाता है। उसका छोटा भाई सत्ता हड़प लेता है, लेकिन दारा शिकोह जैसे विद्वान का वध करने के बाद, अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद, उस मुगल साम्राज्य की वो क्रूर आताताई औरंगजेब चूल्हे हिलवा देता है। उसके बाद जो एक विश्व में हिंदुस्तान के बादशाहों की, मुगल बादशाहों की जो एक गरिमा थी, वो छीन हो गई। औरंगजेब के बाद उसका एक भी उत्तराधिकारी, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन बादशाहों के समानांतर अपनी छवि नहीं बना पाया। तो क्रूरता और आताताईपन निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तब तक वो आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं उनको काफ़ी हानि पहुंचा चुका होता है। तो मित्रों, राष्ट्रवाद की बात करना मुसलमान विरोध की बात नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब मुसलमान का विरोध है, वे धूर्त हैं, मूर्ख हैं। वे भूल जाते हैं कि आज भी इस देश में रहीम के नीति के दोहे जुबान के ऊपर हैं। आज भी रसखान के सवैये लोगों के जेहन में हैं। एक तो नहीं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे। इस देश के लोग तो अगर कोई मज़ार होती है तो उस मज़ार पे भी चादर चढ़ाने यूं ही चले जाते हैं। मैं इतना बोल रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद का अर्थ मुस्लिम विरोध नहीं है। लेकिन अगर इस पक्ष के, अगर आप वीडियो देखें तो कोई कहेगा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, कोई कुछ कहेगा। मुल्ले मौलवियों के इतने वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं कि अगर आप उन्हीं पे आलेख लिखना चाहें तो उनकी काली करतूतों का चिट्ठा पूरे देश के सामने आ जाएगा। मित्रों, मुझे दुख इस बात का है, मैं इसलिए और बोल रहा हूं कि ये कुछ कठमुल्ले अगर केवल अपने समुदाय की चिंता करें तो कोई कठिनाई नहीं। ये अपने समुदाय की शिक्षा का इंतजाम करें, ये अपने समुदाय की आर्थिक स्थिति ऊंची करने के लिए काम करें तो कोई कठिनाई नहीं है। आज
मुट्ठी भर पारसियों का एक व्यक्ति टाटा पूरे देश के आर्थिक साम्राज्य का आधार स्तंभ है। और इन्हीं में से अजीम प्रेमजी आर्थिक मामलों के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं लोगों में से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस देश के आधार स्तंभ हैं, लेकिन कुछ इतने कमीने लोग हैं जो कहने को अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन इस देश में आग फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। मित्रों, मैं शाहीन बाग के प्रकरण से बहुत चिंतित हूँ। स्त्रियों को आगे करके पूरे देश में जगह जगह हुजूम बैठाना और संविधान सम्मत बने हुए कानून जिसका इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, भारतीय मुसलमानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, फिर भी उसका विरोध करना ये बड़े चिंता का विषय है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास को जिस प्रकार से विकृत करके हमारे सामने रखा है इन वामपंथियों ने, बड़ा आश्चर्य होता है। अनेक सभाओं में मैंने जब लोगों से पूछा कि आप जोगेंद्र नाथ मंडल को जानते हैं क्या, तो अब तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानने लगे हैं, लेकिन जब प्रारंभ में मैंने जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करनी शुरू की तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग जोगेंद्र नाथ मंडल को जानते तक नहीं थे। जोगेंद्र नाथ मंडल भारत में भीमराव अंबेडकर से पहले दलितों के बड़े नेता थे, बैरिस्टर थे। तो देखिए, एक तो तर्क यहीं पे आ जाता है कि उस युग में जोगेंद्र नाथ मंडल भीमराव अंबेडकर से भी पहले बैरिस्टर बन गए। तो इतना ठीक है, था कुछ था, लेकिन इतना शोषण भी नहीं था कि कोई आगे ही ना बढ़ पाए। जब जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे लोग आगे बढ़ सकते थे, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग आगे बढ़ सकते थे, ज्योतिबा फुले जैसे लोग अपना काम आगे बढ़ा सकते थे, पेरियार जैसे लोग काम अपना आगे बढ़ा सकते थे, तो ये कहना बेमानी है कि सब बिल्कुल कुचल के रख दिया। ये जो नैरेटिव जो गढ़ा गया है, इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी राष्ट्रवादी विचारकों को काम करना पड़ेगा। ये एक अलग बात है, अलग मुद्दा है। तो मैं बात जोगेंद्र नाथ मंडल की कर रहा था। जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे और इतने मजबूत नेता थे बंगाल क्षेत्र के कि जब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हार गए ब्रिटिश पीरियड में, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने उनको बंगाल में टिकट देकर जितवाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब पाकिस्तान बनने की बारी आई तो जो जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह 1946 का जो चुनाव था उसी को जनमत संग्रह का नाम दिया गया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जोगेंद्र नाथ मंडल के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का साथ दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसके बहुत सारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र एक झटके में पाकिस्तान को मिल गए। जो पाकिस्तान आकार में जरा सा रहना चाहिए था, उसका आकार बड़ा हो गया। इन तथ्यों को समाज के बीच में लाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। महात्मा गांधी जिस समय विभाजन हो रहा था, तो आपने एक नाम सुना होगा, नोआखाली। नोआखाली में अनशन कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन पे नोआखाली में गांधी जी अनशन कर रहे थे। ये नोआखाली कहाँ पे है? ये बांग्लादेश का एक जिला है। अब मजे की बात देखिए कि उस समय जिन्ना जैसे धूर्त व्यक्ति ने, जिन्ना जैसा धूर्त व्यक्ति अर्थात आज एएमयू में उस जिन्ना की तस्वीर के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितना धूर्त था कि पूरे विश्व की
आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने पाकिस्तान की संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को सिर्फ इसलिए बनाया कि जोगेंद्र नाथ मंडल और उसके अनुयायी साथ बने रहें, और साथ बने रहकर भारत का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से चला जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय लगभग 18% के करीब 19% के करीब हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे। और जब वहाँ पर मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो लियाकत अली के मंत्रिमंडल में बिल्कुल भारत के पैटर्न पे, जैसे भारत में संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, पाकिस्तान की संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र नाथ मंडल थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, तो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री भी जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को इतना महत्व दिया गया। और जिन्ना के जाते ही लियाकत अली ने जोगेंद्र नाथ मंडल का तिरस्कार शुरू कर दिया। ये आँख खोलने वाली बातें हैं उन लोगों के लिए भी जो आज जय भीम और जय भीम के नारे लगाकर इतराते हैं। भीम आर्मी का चंद्रशेखर कान खोल के सुन ले कि तुम जो जय भीम और जय भीम के नारे लगा रहे हो, अपने पूर्वज जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में भी जानकारी रखो। जोगेंद्र नाथ मंडल के सारे अनुयायियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया और 1953 में जोगेंद्र नाथ मंडल को भारत में वापस शरण लेनी पड़ी। वो व्यक्ति जिसने पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना के साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उस व्यक्ति को भारत में ही शरण लेनी पड़ी। और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में 15 वर्ष गुमनामी का जीवन बिताने के बाद वो गुजरा और उसके बाद सब उसको भूल गए। भारत सरकार में जो तंत्र है, वामपंथी तंत्र है, उसने भी बड़ी चतुराई से जोगेंद्र नाथ मंडल के इस हस्र को, इस दास्तां को भारतीय लोगों के बीच में नहीं आने दिया। केवल जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में अगर भारत के युवाओं को इतिहास में जानकारी दे दी जाती कि भ्रम में मत पड़ो, एजेंडे पे काम करने वाले लोग आपको तरह तरह के सपने दिखाएंगे और एजेंडा पूरा होने के बाद आपको एक किनारे कर देंगे। तो आज जो बार बार ये जो सामाजिक वैमनस्यता हमारे देश में उत्पन्न होती है, ये सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न नहीं होती। बात सामाजिक वैमनस्यता की आई है तो मैं यहाँ थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूँगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि भारतीय समाज बहुस्तरीय समाज है। यहाँ पे ब्राह्मण, मैं केवल उच्च वर्ण की बात करूँ जिसे उच्च वर्ण कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं करता अपनी पुत्री का, क्षत्रिय अपनी पुत्री का वैश्य के साथ विवाह नहीं करता, वैश्य अपनी पुत्री का कैस के साथ विवाह नहीं करता। और जो शादियाँ होती हैं वो एक जाति विशेष के अंदर होती हैं। जाति शब्द का मतलब ये है कि एक वंश परंपरा, और वो वहीं शादियाँ होती हैं जो। और ये जो परंपरा है ये ऊपर से लेके और नीचे तक जाती है। उदाहरण के लिए जिसे हम मेहतर कहते हैं, एक जाटव अपनी पुत्री का विवाह मेहतर के बेटे से नहीं करना चाहता, एक यादव अपनी पुत्री का विवाह एक जाटव के साथ नहीं करना चाहता। तो हमारे देश में ये बहुस्तरीय प्रणाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शादियाँ नहीं हो रही। अंबेडकर की पत्नी, रामविलास पासवान की पत्नी, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार के पति, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी विवाह का सीधा संबंध शैक्षणिक सक्षमता और आर्थिक सक्षमता से है। विवाह में दो ही चीज़ काम आती हैं, या तो हमारी परंपरागत भावभूमि या हमारी आर्थिक और शैक्षणिक सक्षमता। जहाँ आर्थिक और शैक्षणिक सक्षमता होती है वहाँ पे लड़का और लड़की परस्पर सहमति से शादी करते हैं, और जहाँ पारिवारिक सहमति होती है वहाँ पे परंपराओं का पालन किया जाता है। तो ये जो चीज़ है, अगर कोई सोचे कि
चुटकी बजा के ख़त्म कर देंगे तो असंभव। इसको ख़त्म करने के लिए हमें आर्थिक और शैक्षणिक सक्षमता लानी होगी, ये खत्म होगी। लेकिन आप आर्थिक और शैक्षणिक सक्षमता लाने ही कहाँ देते हैं? आप तो अपने ही अनुयायियों को हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करा के उनकी वैचारिकता को कुंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको वोट देते रहें। अगर वो सक्षम हो जाएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे। तो आप खुद ही अपने समाज के शत्रु हैं और स्यापा करते हैं कि बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा शोषण हुआ है। मित्रों, सच बात यह है कि हमें ये जो वामपंथियों द्वारा नैरेटिव गढ़े गए हैं, एक एक करके इन नैरेटिव्स को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने बहुत ही विचारपूर्वक ढंग से मेरी बात सुनी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं स्थिर रूप से मेरे साथ हैं। आज देखा जाए दूसरा दिन था, लेकिन ईमानदारी से आज पहला दिन था। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ विषयों पर प्रश्न उठाएंगे, बातें करेंगे तथ्यों के साथ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो प्रश्न हों वो प्रश्न आएँ। अगर मेरे मस्तिष्क में होंगे तो मैं तुरंत जवाब दूंगा, अन्यथा अगले दिन उनका जवाब अवश्य दूंगा। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी लिख रहे हैं कि उनके धर्म में शांति नाम का शब्द नहीं है। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ में कहते हैं। राष्ट्र उनके लिए बाद में है, पहले धर्म है, यही दुर्भाग्य है। तो मैं भारद्वाज जी ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अंबेडकर के साहित्य को पढ़ें तो अंबेडकर ने ये बात, जब उनका जोगेंद्र नाथ मंडल से वैचारिक मतभेद हुआ था, उसी समय अपने लेखन में ये लिख दिया था कि ये कौम विशेष सबसे पहले इनके लिए धर्म है। जब आपने बात छेड़ी है तो मैं एक प्रश्न का और जिक्र करना चाहूँगा। 1919 में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा। इस असहयोग आंदोलन में इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ज़्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ असहयोग की भावना के लिए ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1919 वह वर्ष है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही तुर्की में इस्लाम की खिलाफत, यानी वहाँ इस्लाम का खलीफा शासन करता था और ब्रिटेन ने उस खिलाफत का अतिक्रमण कर दिया। तो मूलतः उस ब्रिटेन के अतिक्रमण के विरुद्ध जो तुर्की में खिलाफत के विरुद्ध जो हुआ, ये मुसलमानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई और खिलाफत किया, और खिलाफत करने के बाद हिंदीकरण कर दिया उसका असहयोग आंदोलन। मजे की बात देखिए, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करें तो उस समय तुर्की के पक्ष में अगर कहीं का मुसलमान सबसे ज़्यादा आक्रोशित था तो उस समय के हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोशित था। और दुर्भाग्य देखिए, तुर्की के लोगों ने ही उस खिलाफत का अंत किया और कमाल पाशा ने वहाँ की सत्ता संभाली। गांधी ने खिलाफत आंदोलन किया था, ये अमर मिश्रा जी लिख रहे हैं। अमर मिश्रा जी, गांधी जी ने तो मुसलमानों का जो खिलाफत आंदोलन था, तो मुसलमान जगह जगह मजमे कर रहे थे, जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे, उसका लाभ उठाने के लिए उसका नाम खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन में
अनूप जी लिख रहे हैं कि गांधी ने मुसलमानों का पक्ष क्यों लिया। देखिए, मैं गांधी जी पे कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता। गांधी जी निश्चित रूप से ये चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो नोआखाली में गए, कि हिंदू और मुस्लिम एकजुट रहें। उन्होंने कहा भी था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो गांधी जी निश्चित रूप से भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। सच बात यह है कि गांधी जी के अगर इस तथ्य को हम जान लें कि गांधी जी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, तो कोई ना कोई तो विभाजन के पक्ष में था, तभी तो देश का विभाजन हुआ। और वो व्यक्ति था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसी ने पैक्ट किया कि शांति से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। सच बात यह है कि अगर हम निष्पक्ष होके इन सब तथ्यों का आकलन करें तो कांग्रेस में गांधी सिर्फ एक मुखौटा थे, निर्णय लेने वाले लोग कोई और थे। अन्यथा बताइए, 3 प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। अगर गांधी जी ही निर्णायक होते तो पहला प्रश्न, गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता सीधे पिता के हाथ से पुत्र के हाथ में पहुंचाकर वंशवाद की स्थापना क्यों हुई? मोतीलाल नेहरू से सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, ये कौन सी नीति थी? दूसरा प्रश्न, जब कांग्रेस की कार्य समिति ने बहुमत से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया, तो सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर उनको पद त्याग करने के लिए मजबूर करना कहाँ की नीति थी? और अंत में तीसरा, 1946 में कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए या कहिए प्रधानमंत्री पद के लिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का चुनाव हो चुका था, तो कौन सी ऐसी विपदा आ पड़ी थी कि वल्लभ भाई पटेल को एक किनारे करके उस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाया गया, जो मोतीलाल नेहरू की वंश परंपरा के माध्यम से राजनीति में आया था। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका निरपेक्ष मूल्यांकन और आकलन होना ज़रूरी है। अमर मिश्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और सच बात यह है कि राष्ट्रवादी लेखक संघ के अंतर्गत इन सारे तथ्यों को संदर्भों के साथ, साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ जनता के बीच में लाना होगा। ये तय मान लीजिए, आज हमारे पास सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के बीच तक जाएंगे और इन वामपंथियों की हवा निकाल के रख देंगे। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि मैं किसी भी वामपंथी से जब चर्चा करना शुरू करता हूं तो वो मुझे, आपने भी अनुभव किया होगा, मुझे ब्लॉक करके, आमतौर पे तो वो लोगों को लिखते हैं कि पहले पढ़िए। एक उनका वाक्य है, इसको आप उनका सूत्र वाक्य मान लीजिए या धर्म वाक्य मान लीजिए, कि कोई भी उन पर प्रश्न उठाएगा तो वो कहेंगे पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, पहले पढ़िए। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको जवाब देना शुरू कर देगा तो वो उसको ब्लॉक करके भाग लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक करके भागने की, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, तो आप सुन भी रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं साहब हमको तो ब्लॉक करके भाग गए। तो अगर कोई ब्लॉक करके भाग रहा है तो ये इसका मतलब ही है कि हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, वे कुछ हजार हैं और धीरे धीरे सिकुड़ेंगे। हमें एकजुट होके, एक सूत्र में बंध के, जो भारत का ऊर्जावान युवा है, रचनाधर्मी युवा है,
हमें उसको एकजुट करके साथ लाना है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो युवा है इन वामपंथियों के बहकावे में ना आ जाए, उनके पहलू में जाके ना बैठ जाए। सच बात ये है कि ये वामपंथी तो कब के ख़त्म हो गए होते, लेकिन हमारे युवाओं को दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कोई मंच नहीं था। और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेसी कुशासन के चलते ये युवा वामपंथी इतिहास को सत्य मान के उनकी गोद में बैठते चले गए। ये जितने भी नई कविता के कवि हैं, मैं पूरी ईमानदारी से बात करना चाहूँगा, ये नई कविता के जितने भी कवि हैं उनमें अधिकांश प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर केवल प्रोफेसर बनने के लिए वामपंथी बनते हैं, और ये प्रोफेसर सिर्फ एक शब्द जानते हैं, शोषण 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 शोषण। मज़े की बात यह है कि इन प्रोफेसरों के पास, इन वामपंथी प्रोफेसरों के पास इस शोषण को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं है। जिस शोषण की ये बात करते हैं उसका समाधान कैसे हो सकता है, इनके पास कोई समाधान नहीं है। ये केवल और केवल सामाजिक वैमनस्यता बढ़ा के भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। जेएनयू में एक प्रोफेसर है निवेदिता मेनन, मैं देखूंगा, अगर मुझे मिली तो मैं उसको शेयर भी करूंगा। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो क्या बोल रही है, भारत की फौजों ने कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड पर कब्जा कर रखा है। जेएनयू में जब वामपंथी प्रोफेसर अपने दूर गांव से पहुंचे हुए छात्रों को ये सब पढ़ाएंगे तो कन्हैया जैसे लोग ही पैदा होंगे जो भीड़ इकट्ठी करके कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी पर है, हमारी जागरूक पीढ़ी पर है कि हम अपने अहंकारों को त्यागें, हम एक सूत्र में बंधें, और हम एक सूत्र में बंध के इन वामपंथियों को इनकी औकात बता दें। मित्रों, मुझे विश्वास है जिस तरीके से 2 वर्ष में राष्ट्रवादी लेखक संघ का विस्तार हुआ है, मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब ये वामपंथी अपनी वामपंथता छोड़कर आपके आगे पीछे घूमेंगे और कहेंगे कि मैं तो भैया राष्ट्रवादी था, मजबूरी में वामपंथी था। इस बात को मैं किस बिना पे कह रहा हूं मैं वो भी बता देता हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। वहां के वामपंथी प्रोफेसर साहब अपने जो थोड़े अच्छे छात्र होते हैं उनको अपने घर पे बुलाते हैं और वामपंथी लघु पत्रिकाएं बांट देते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी लघु पत्रिकाएं दी गई, मैंने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरा भी खून खोलने लगा कि क्या थे हमारे पूर्वज, इतना शोषण इतना शोषण इतना शोषण, और बस वामपंथता मेरे भी दिमाग में आ गई। 10 वर्ष तक मैं जनवादी लेखक संघ के साथ रहा। अब आप लोग सोचते होंगे अचानक राष्ट्रवाद कैसे। एक दिन दीपावली पे मैं अपने उन प्रोफेसर साहब के घर पे मिलने गया तो मैंने देखा कि पति पत्नी लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि पूजा समाप्त हो जाए तो मैं बात करूंगा। दीपावली पे मिलना था, मिठाई लेके गया था। आए, वो बैठे, भाई यजमान पूजा कर रहे थे। देर हो गई, मैंने सीधे, मुंहपट आदमी हूँ, सीधे प्रश्न पूछ लिया, सर आप तो मार्क्सवादी हैं तो फिर ये पूजा क्यों, धर्म तो अफीम है। सच बात यह कि मैं पूजा नहीं करता था, वामपंथ के प्रभाव से मैं पूजा नहीं करता था, लेकिन मैंने उन प्रोफेसर साहब जिनकी वजह से मैं वामपंथी हुआ उनको पूजा करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, अरे यशभान, वामपंथ अपनी जगह है, अपनी संस्कृति अपनी जगह है। तो ये जो वामपंथी प्रोफेसर हैं उनमें से अधिकांश अपनी पत्नियों के सामने भारतीय ही हैं, भारतीय संस्कृति को ही अपनाते हैं, ये आप विश्वास करिए। उन्हीं प्रोफेसर साहब का दूसरा प्रसंग, मैं
अचानक मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि यशभान ज़रा काम है, आ जाना। मैं उनके आवास पर पहुंचा और उनके आवास पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की शादी है और ऐसा करो कि शताब्दी में अलीगढ़ से लखनऊ का आरक्षण करा दो, 60 बाराती जाएंगे। मैंने सूची ली तो मैं देखता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के एक प्रोफेसर साहब कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रहे हैं। मुझे क्या मालूम क्या कर रहे हैं, मैं आराम से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो संस्कृत विभाग के जो प्रोफेसर साहब हैं वो मुड़ते हैं और कहते हैं भाई दोनों बच्चों की पत्री बहुत अच्छी है, विदेश यात्रा का योग है। मैं फिर चौंक गया कि ये वामपंथी प्रोफेसर साहब अपने बच्चों की, अपनी होने वाली पुत्र वधू की और अपने पुत्र की कुंडली मिलवा रहे हैं और प्रोफेसर साहब ज्योतिष के जो विद्वान हैं वो बता रहे हैं देख के, कंप्यूटर पे गणना करके कि विदेश यात्रा का योग है। तो इस तरह का वामपंथ है इनका। ये वामपंथ स्वार्थ का वामपंथ है। मित्रों, राष्ट्रवाद का मतलब है निस्वार्थ, स्वार्थहीनता, व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि। मैं अपने राष्ट्रवादी लेखक संघ के न्यासी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय चेन्नई के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश्वर मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्रवादी लेखक संघ को एक ऐसा सूत्रवाक्य दिया जो बहुत प्रेरणा देता है। इदम नमम इदम राष्ट्राय, यह मेरा नहीं है, यह राष्ट्र का है। जब हम में यह भावना आ जाएगी कि यह मेरा नहीं, यह राष्ट्र का है, तो आप तय मान लीजिए कि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप देख भी रहे होंगे पिछले कुछ सालों से कि भारतीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत हुआ है। जिस धारा 370 के लिए कहा जाता था कि अगर धारा 370 उठाई तो इस कश्मीर में तिरंगे को कंधे देने वाले नहीं मिलेंगे, उस धारा 370 को एक झटके में, देर भी नहीं लगी, एक झटके में जमीन के नीचे पहुंचा दिया। यह है भारतीय राष्ट्र की ताकत। मित्रों, भारतीय राष्ट्र के लिए हमें एकजुट होना है और एकजुट होकर काम करना है। हमारे मित्र अनूप कुमार कह रहे हैं कि दलित बंधु आजकल वामपंथियों के जाल में भयावता से फंसे हैं, उन्हें कैसे उबारा जाए कि वो भारतीय संस्कृति से पुनः जुड़े। निश्चित रूप से अनूप जी, राष्ट्रवादी लेखक संघ को ये करना होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सबरी प्रतीक्षा कर रही है राम की, और राम सबरी के पास पहुंचते हैं, सबरी के झूठे बेर खाते हैं। हमें ये हिम्मत आनी चाहिए कि हम सबरी के झूठे बेर खा सकें। हमें अपने दलित भाइयों को गले से लगाना होगा। हमें अपनी संस्कृति की जो विशिष्टताएं हैं उन्हें बतानी होगी। ये हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये सनातन संस्कृति है। सनातन भी धर्म नहीं है, धर्म तो है ही नहीं। धर्म का अर्थ तो हमारी संस्कृति में कल्याण है। हम तो संस्कृति हैं, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, शाश्वत संतर की संस्कृति। अगर आप वेदों को देखें तो हम प्रकृति पूजक हैं। हमारे देवता कौन हैं? हमारे देवता अग्नि है, हमारे देवता वायु हैं। जो हमको देते हैं जीवन, वो हमारे देवता हैं। वर्षा जिससे कृषि होती थी उस युग में, उसके देवता इंद्र थे। सागर के देवता वरुण थे। तो जितने भी हमारे देवता, औषधियों के देवता अश्विनी कुमार थे। हमारे जितने भी देवता हैं वो जीवनदायी तत्व हैं। हम किसी एक पुस्तक के अनुयायी नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति पर आधारित धर्म है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि लाखों प्रतियां मनुस्मृति की छपवाइए। इस देश में जितने गांव हैं उतनी मनुस्मृति की प्रतियां छपवाइए और प्रत्येक गांव में उसको जलाइए। एक भी
एक भी भारतीय संस्कृति का अनुयायी आपका विरोध नहीं करेगा। मनुस्मृति से अगर आपको ठेस पहुंचती है तो जितने गांव हैं उतनी प्रतियां छपवाइए और प्रत्येक गांव में उनको जलाइए। हमारी संस्कृति गीता की संस्कृति है, हमारी संस्कृति वेद की संस्कृति है, हमारी संस्कृति वाल्मीकि जो ब्राह्मण नहीं है उसके द्वारा रचित रामायण की संस्कृति है, हमारी संस्कृति वेद व्यास जो ब्राह्मण नहीं है उसके द्वारा रचित महाभारत की संस्कृति है। ये मनुस्मृति का नाम बार बार बीच में क्यों लिया जाता है? कहाँ मनुस्मृति से शासन हो रहा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस सनातन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक गीता है उसका कभी कोई नाम नहीं लेता और एक मनुस्मृति का उदाहरण देके कटुता फैलाई जाती है। तो अनूप कुमार जी, हमें अपने दलित साथियों को बताना होगा कि हमारे खलनायकों में अधिकांश, ध्यान से सुनिए, हमारे पौराणिक खलनायकों में अधिकांश ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। नाम गिनाता हूँ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये ब्राह्मण वंश के लोग हैं। जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन, कर्ण, ये सब क्षत्रिय वंश के लोग हैं। पूरे पौराणिक प्रसंगों में केवल एक शंबुक का नाम आता है और शंबुक के वध को ही बहुत बड़ा तूल दिया जाता है। मनुस्मृति और शंबुक, ये दो ऐसे प्रतीक बना लिए हैं भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए कि जैसे अगर भारत में है कुछ तो मनुस्मृति और शंबुक है। हम भूल जाते हैं कि शंबुक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार पेड़ पे उल्टा लटक के सीधे स्वर्ग जाने की घोषणा की। हमारे धर्म में अब तो बहुत जटिलताएं आ गई हैं वज्रयानियों के बाद, लेकिन उस युग में हमारे धर्म में जटिलताएं नहीं थी। जटिलताओं का निषेध किया जाता था, शक्तियों का निषेध किया जाता था। शंबुक उल्टा लटका, उसकी देखा देखी एक ब्राह्मण पुत्र भी उल्टा लटक गया, मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पुत्र इसलिए कि निपटे तो कई होंगे, लेकिन क्योंकि लेखन कार्य ब्राह्मण कर रहे थे तो वो प्रसंग मौजूद है। आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले शक्तिमान चला करता था हमारे देश में, और जब शक्तिमान शुरू में आया तो बहुत सारे बच्चे छतों पे खड़े होकर गोल गोल घूम के और गिर पड़े। तो यही लगभग प्रसंग शंबुक का प्रसंग है। तो राम ने अगर रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया, बाली का वध किया, तो एक अगर शंबुक का वध कर दिया तो क्या कोई संस्कृति खतरे में आ गई? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम डर के मारे चुप्पी साध लेते हैं। अरे क्यों चुप्पी साध लेते हैं? हमारा देश तो विदुर का देश है। हमारा देश एकलव्य का अंगूठा जरूर द्रोणाचार्य ने व्यक्तिगत कारणों से मांगा, लेकिन एकलव्य का निरादर नहीं करता। हमारा देश कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करता है। हमारा देश निषाद राज गुहू की प्रशंसा करता है। हमारा देश केवट की प्रशंसा करता है। कौन कहता है कि हम दलित विरोधी हैं? मित्रों, बात बहुत लंबी हो जाएगी। दलितों के ऊपर और केवल दलितों के ऊपर जो ये शोषण शब्द जो वामपंथियों का हथियार है, इसके ऊपर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत आंकड़े हैं और मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने बहुत देर चर्चा की। हो सकता है बहुत सारे लोग बोर हुए हों, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगा हो। मैं चाहूँगा कि आपका जो भी मत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके प्रश्न हो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, आप भी आगे बढ़ें और हम मिल के इस देश से वामपंथ का विनाश करें और राष्ट्रवाद की विचारों की स्थापना करें।
जय भारत, जय राष्ट्र। धन्यवाद।